स्पेशलाइज्ड भी कहा जाता है। यस। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो बच्चों की नीड्स के हिसाब से दी जाती हैं, मतलब नीड्स, एबिलिटीज, उनके इंटरेस्ट, उनके मुताबिक दी जाती है। और इसमें ये कहा जाता है कि जो भी लर्नर है ना वो यूनिक होता है। इसमें जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं मॉन्टेसरी क्लासरूम्स वगैरह, उसमें स्पेशल एजुकेशन आता है जिसमें कोई भी मतलब बच्चों की इमोशनल या इंटेलेक्चुअल स्किल से नहीं मीटअप किया जाता, बल्कि उनको स्पेशल नॉलेज दी जाती है जो उनकी एबिलिटीज होती हैं उनके मुताबिक। ठीक है। और इसमें हम रिमीडियल प्रोग्राम्स का भी की भी बात कर सकते हैं कि जब हम मतलब बच्चों की स्पेशल हेल्प करते हैं इंग्लिश और मैथ वगैरह ऐसे रीडिंग वगैरह करने में। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो हर बच्चे की अलग अलग वीकनेसेस होती है, उनकी अलग स्ट्रेंथ होती है, उनके मुताबिक उनको ट्रीट किया जाता है। इसमें टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर का काम करता है और उनको उनकी एक एक लर्निंग जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप कवर करवाता है। चलें जी, ग्रेट। के बाद आता है आप लोगों का इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस हो गया। कहाँ कहाँ यूज हुआ ये आपने नहीं बताया, लर्निंग स्टाइल्स नहीं बताया, लर्निंग गैप नहीं बताया, करेक्टिव मेजर्स नहीं बताया, इंक्लूसिविटी नहीं बताई। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या है भाई? कौन बताएगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जहाँ पे हमारे पास है, फायजा आप बताएं, फायजा लाखों। फायजा लाखों, उरूज आप बताएं, उरूज है क्लास में? उरूज, उरूज आर यू इन द क्लास? सैमसंग गैलेक्सी बताए, सैमसंग। हेलो। जी सर। जी आप बताएं। सर थॉमस। जी जी, डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन डिफरेंशिएटेड बताएं फायजा आप। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम बच्चों के मेथड, कंटेंट और असेसमेंट पे काम करते हैं। और हर लर्नर जो होता है वो अलग अलग तरीके से लर्न करता है। जैसे कि हमारे प्राइमरी सेक्शन में होता है, हर बच्चे की जो अलग अलग एबिलिटीज होती है उनके मुताबिक टीचर्स उनको काम देते हैं। कुछ पीछे होते हैं, कुछ आगे होते हैं, तो उनके मुताबिक उनको चलना पड़ता है। इस पे जो है ना हमें टॉमिस संघ ने एक फ्रेमवर्क दिया था जिसमें कहा था कि हर बच्चा जो होता है एक साइज की एजुकेशन में फिट नहीं करता है। तो उस वजह से हम उनकी 4 चीजों पे फोकस करते हैं, जैसे कि कंटेंट है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, इन पे काम करते हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि हर स्टूडेंट जो होता है वो फेयरनेस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि सेमनेस उनमें एक जैसी नहीं होती है, सबके सब अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं प्राइमरी सेक्शन में, वो एबीसी जो होती हैं उनको सिर्फ ट्रीट किया जाता है, बताया जाता है कि ये ए है और वो लिख पाते हैं। कुछ जो होते हैं उनको डॉटेड सेक्शन दिया जाता है कि ये डॉट्स पे उनको सिखाया जाता है। ठीक है जी। डन डन, सही बताया आपने, ओके बताया। इसको इसके फोल्डिंग क्या है, कौन बताएगा मुझे इसके फोल्डिंग? सर मैं बताऊं। जी जी आप बताएं। सर स्केप फोल्डिंग इज अ टेम्परेरी सपोर्टिंग प्रोवाइडिंग बाय द टीचर। हम्म। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करता है उन चीजों के लिए जो स्टूडेंट अकेले खुद से नहीं कर सकते हैं। और टीचर बस। उनको हिंट्स देता है। टीचर यूज हिंट्स क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होता है टीचर उसके बारे में उनको हिंट्स देता है और फिर स्टूडेंट उसको स्टेप बाय स्टेप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ सॉल्व करते हैं। सही है। इसमें जब बच्चा एक दफा इंडिपेंडेंट हो जाता है तो फिर टीचर अपनी सपोर्ट रिड्यूस कर देता जी, है ताकि बच्चे एग्जैक्टली इंडिपेंडेंटली काम करने के काबिल हो जाए। जी जी, ये किसकी वॉइस थी ये जो exactly. थोड़ी मतलब क्लियर थी, ज्यादा मतलब हैवी थी? हु वाज सर एक्सप्लेनिंग? समिया गुल। जी। समिया गुल। समिया गुल, सनिया, समिया। जी समिया सर। गुल। जी जी, आप इसको इलाबोरेट फर्दर करें, इलाबोरेट करें। सर इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं समटाइम्स वो उनको शाइनेस फील होती है कम्युनिकेशन में। तो टीचर्स हल्का सपोर्ट देता है, लाइक उनको असेंबली में उनको पार्टिसिपेट करवा दिया, उनको क्लास वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवा दिया। वंस स्टूडेंट कैन कैपेबल टू डू समथिंग तो टीचर अपनी जो सपोर्ट है वो रिड्यूस कर देता है। ये डिपेंड करता है, फोकस करता है I2 V2 एंड U2 पे। चलें जी, गुड है, आगे चलते हैं।
कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है और कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज क्या है, ये मुझे आप लोग दोनों बताएंगे। ये अब कौन बताएगा, मुझे इन डिटेल में बताना है। ये यहाँ पे मुझे कौन है जिसने नहीं बताया। आसमानी आयशा हो गई, आयशा आप बताएं। आयशा नहीं थी, आयशा आप बताएं, आयशा आपने नहीं बताया। अच्छा किरण जहांगीर आप बताएं, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स क्या हैं, किरण जहांगीर। किरण जहांगीर काइंडली बताएं रिवीजन सेशन में। हेलो किरण जहांगीर, प्लीज आप बताएं कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स क्या हैं और कौन कौन से जो है ना स्ट्रेटजीज होते हैं इसमें। किरण, किरण, सर मैं बताऊं सर? एक मिनट उनसे पूछूं। किरण आप बताएं, किरण। किरण आर यू देयर? may I sir? जी प्लीज आप बताइए। जी बताएं। सर कोऑपरेटिव मीन फर्स्ट ही हम ये डिफाइन करते हैं। कोऑपरेटिव मीन कंजक्शन मीन टू, टू से ज्यादा यानी ज्यादा बच्चे जो कोऑपरेटिव यानी एक से ज्यादा बच्चे एक दूसरे के साथ टुगेदर वर्क करेंगे या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। इस मेथड में हम बहुत सारे जैसे बच्चों को गेम के थ्रू जिक्सा के गेम होता है, उसमें पेयर शेयर, जैसे बच्चे एक दूसरे से कोई का यानी कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें पहले वो एक दूसरे को कोई एक्टिविटी बताते हैं कि ये करेंगे, फिर गेम के थ्रू शेयर करते हैं और वो अपने आइडिया एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव मीनिंग में यूँ समझे कि वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं यानी कि एक दूसरे के साथ काम करके। तो ये वाली होती है और एनीवन उसमें जो एल्स, होते हैं हम एनीवन खास एल्स? करके। ठीक है, थैंक यू आगा। सॉरी अभी आगा लिखा हुआ। जी एनीवन एल्स जो और सर अच्छे मैं बताऊं। वैसे क्लियरली। जी जी बताएं, आप सर बताएं, बिल्कुल आप बताएं, अंकल ही बताएं, आप बताएं। सर कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स के वो लर्निंग जो हम साथ में करें और एक दूसरे को मतलब के साथ लेकर चलें। जैसे कि अगर कोई बच्चा या कोई दोस्त हमारा स्टडी में वीक है या उसको कोई भी सम वगैरह या मैथमेटिक्स या कंसेप्ट नहीं आ रहा, तो उसको अगर हम बताते हैं और वो लर्निंग करता है और साथ में जो रिजल्ट अचीव करते हैं तो उसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। या कोई भी असाइनमेंट हो या टॉपिक हो जिसपे हम कलेक्टिवली एफर्ट्स दें तो उसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग कह सकते हैं। जस्ट लाइक जिक्सा मेथड एक एग्जांपल है जिसके तहत हम ये कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं। और कौन से हैं? सर मैं सर इसमें बताऊं? बहुत सारे मेथड हैं। सर जिक्सा मेथड है, बताएं पिन बताएं। पेयर है। कोऑपरेटिव देखें जिससे सर पूछूं सर मेरे कोऑपरेटिव क्वेश्चन को समझे। जी आप बताएं, आप बताएं कोमल, आप बताएं, कंटिन्यू बताएं जी। जी सर कोऑपरेटिव लर्निंग जो सिंपली ना एक टीचिंग अप्रोच है जहाँ पर स्टूडेंट्स को हम ग्रुप में बिठाकर उनसे काम करवाता है। उनमें ये होता है कि कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड में कि स्टूडेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, उनको अपनी ड्यूटीज असाइन होती हैं। इस वजह से ही वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इंडिविजुअल वर्क करना जानते हैं कि टीम में कैसे हमें टीम को आगे लेके चलना होता है। ये उनमें कैपेबिलिटीज आ जाती हैं। टीम वर्क करवाने का मकसद ही यही है, कोऑपरेटिव लर्निंग का करवाने का मकसद ही यही है कि बच्चों को टीम वर्क करवाने की आदत डालें। और उसमें यस जैसे सर। कि जिक्सा है, जिक्सा एक मिसाल है। फॉर एग्जांपल के सोलर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है तो टीचर एक दिन में ये नहीं कवर करवा पाएगी। वो क्या करेगी, बच्चों के ग्रुप बनाएगी, वहां पर बच्चों को बिठाएगी, हर एक बच्चे को फॉर एग्जांपल एक एक प्लेनेट देगी। वो बच्चे क्या करेंगे, खुद में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर उनकी शफलिंग की जाएगी दूसरे ग्रुप में। फिर क्या करेंगे, सारे बच्चे 7 प्लेनेट्स वाले साथ बैठेंगे, प्लेनेट नंबर 1, प्लेनेट नंबर 2। वो क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे कि मैंने मरक्यूरी के बारे में ये पढ़ा था, वो कहेगा मैंने वीनस के बारे में ये पढ़ा था। ये यहाँ पर हो गया कोऑपरेटिव लर्निंग। सर थिंक पेयर शेयर है, जैसे पीयर वर्क है। पीयर वर्क में भी एक स्लो लर्नर होता है और एक जो ना स्ट्रांग लर्नर होता है। तो स्ट्रांग लर्नर क्या करता है कि स्लो लर्नर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं कि तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें ऐसे करना है। तो ऐसे ही पेयर पीयर वर्क भी हमारा आगे बढ़ता है, ग्रुप वर्क भी ऐसे ही काम करता है। ये सारी कोऑपरेटिव लर्निंग एक टीचिंग अप्रोच कह सकते हैं हम इसको। ठीक आपने है ना सर। इसकी इंट्रोडक्शन बताई ना कुछ थोड़ा डिटेल में जाए ना भाई। एक एक चीज को मैंने आपको बताया है कि आप मैम माइंड में जो है ना एक चीज हमेशा रखें कि आपको जिक्सा मेथड बताया उसमें क्या होता है।
ये सारी चीजें आपको जो है ना 1 बाय 1 इन डिटेल में जब जो हो ना उसमें बतानी है, ठीक है जी। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन है, जब मैंने अब कॉम्पिटिटिव लर्निंग क्या है, कौन बताएगा मुझे कॉम्पिटिटिव लर्निंग? कॉम्पिटिटिव लर्निंग जी सिराज आप बताएं, सिराज। सिराज, मेल की पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना के सर बराबर है। सिराज तो आप तो आए ना भाई, पार्टिसिपेट सर करिए सर जी। जी सर कॉम्पिटिटिव लर्निंग वो होती है जो मतलब बच्चे कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से ना, उसमें लर्निंग इसके थ्रू होती है। मतलब उनमें इनकरेजमेंट होती है कि एक बच्चा कर रहा है तो मुझे भी मतलब कंपटीशन करना चाहिए। टीचर का रोल इसमें सिर्फ जस्ट फैसिलिटेटर का होता है। और कोई बताए प्लीज, सर मैं एनीवन एल्स? बताऊं? It is the कॉम्पिटिटिव instructional लर्निंग जो approach. है वो जी बताएं बताएं। इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है, जहाँ पर स्टूडेंट्स की एवैल्यूएट किए जाते अचीवमेंट उनके परफॉर्मेंस के मुताबिक एवैल्यूएशन होती है। जी ग्रुप में होते हैं, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस उनकी असेसमेंट जो होती है वो उनके परफॉर्मेंस के मुताबिक होती हैं। वहाँ पर वो कॉम्पिटिटिव बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ग्रुप में एक टास्क दिया है बच्चों को कि आपको जो है ना ये वाला टास्क करना है, तो हर एक बच्चा अपने अपने हिसाब से, अब वहाँ पर जो है ना हमारी असेसमेंट होगी बच्चों की उनके परफॉर्मेंस के मुताबिक। ये है एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है। सर इसमें हम ऐड कर सकते हैं जैसे कि स्पेलिंग बीज कंपटीशन होते हैं या साइंस फेयर कंपटीशन होते हैं, उनमें बच्चों को जो मतलब टॉप टू बॉटम किया जाता है ना, प्राइजेस दिए जाते हैं, ये कॉम्पिटिटिव लर्निंग है। आगे बस। सर इसमें विनर और लूजर का भी सर कॉन्सेप्ट होता है सर, बिल्कुल कॉम्पिटेटिव ऐसे। लर्निंग में। हम्म। सर इसमें सर जेलसी पैदा करनी होती है स्टूडेंट्स में कि हु इज विन द बेस्ट। जी एंड जी। ये भी मतलब पैदा करते हैं, मोटिवेशन भी पैदा करती है स्टूडेंट में कि कौन जो है ना वो हार्ड वर्क कर रहा है और कौन जो है बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। सही है जी। और कोई बताए टीचिंग सेंटर्ड और सेंटर्ड अप्रोचेस कौन कौन है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच बताए। जी बताएं, टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस कौन कौन से? टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड सर अप्रोचेस टीचर बताएं भाई, टीचर सेंटर्ड सेंटर वो है। अप्रोचेस। सर जी जी। सर टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस के अंदर लेक्चर मेथड आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आ जाता है, रेजिटेशन मेथड आ जाता है, क्वेश्चन जबरदस्त। आंसर मेथड आ जाता है। और जो हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड तो मेथड आ है जाता है, उसमें जो काइंडली ये बताएं कि है क्या, पहले वो बताएं, फिर जो है ना ये प्रोसेस बताएं जी आप। सर वही बता सर रही मैं हूँ। बताऊं? नहीं नहीं सर बताइए, ये सर टीचर ये जो कंटिन्यू करें। सेंटर्ड टीचर के अंदर नहीं सर ये सर जो बता टीचर रही है जो ना, है कौन ना, बता रही है, कंटिन्यू रखें। जी जी कंटिन्यू बताएं। सर मायदा बता रही है। जी जी कंटिन्यू करें। सर टीचर सेंटर्ड के अंदर जो है टीचर सिखाता है और जो बच्चे होते हैं वो लिसनर होते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर जो है हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं वो अप्लाई करते हैं। जैसे हो गया लेक्चर मेथड, तो उसके अंदर कोई टॉपिक होता है तो हम जो है टीचर्स जो होते हैं वो लेक्चर देते हैं और जो बच्चे होते हैं सिर्फ सुनते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती। सही। और सर जैसे आप मैं बताया था। बताऊं? जी जी आप बताएं। सर जो टीचर सेंटर अप्रोच होती है ना, ये एक स्टाइल होता है टीचिंग का, जिसमें जो है टीचर पूरे क्लास को लीड करता है और वहाँ पे वो बताता है हर चीज के हवाले से, जिसमें हर चीज के हवाले से बताता है, और जो स्टूडेंट लर्न करते हैं वो लिसनिंग के थ्रू करते हैं और मेमोराइजेशन के थ्रू करते हैं। हम्म। जबरदस्त। और और इसमें जो है ना सर, जो टीचर होता है ना वो बोलता है और स्टूडेंट उसको सुनते हैं। इसमें जो लर्निंग होती है वो डिपेंड होती है लेक्चर पे, हमारे एक्सप्लेनेशन पे होती है और हमारे रिपीटेशन पे होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या है, कौन बताएगा और अदर देन दिस?
द स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच एक इंस्ट्रक्शनल मॉडल है जहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं। उनकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होती है। टीचर जो है एक फैसिलिटेटर की तरह उनको जस्ट गाइड करता है, कोच करता है कि आपको ये करना है। और वहाँ पर स्टूडेंट्स की जो है बहुत नॉलेज जो है ना गेन होती है क्योंकि वो खुद ही काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में सर ये है कि वो डिस्कवर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और न्यू नॉलेज को अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मेजर करते हैं प्रोजेक्ट्स को, पोर्टफोलियोज को, प्रेजेंटेशन, ऑब्जर्वेशन होती है उनकी, इंक्वायरी बेस्ड एडाप्टिव जो का लर्निंग स्टाइल होता है स्टूडेंट्स के नीड के मुताबिक। ये उसकी जो है ना की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलें जी, गुड डे। और ये हमारी और मॉडर्न एनीवन टीचिंग एल्स अप्रोच कोई है। ऐड करना चाहे इसमें? सर ये जो है ना वो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, ये हमारी मॉडर्न टीचिंग अप्रोच कहलाती है। और इसमें जो है ना बच्चे एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं अपने लर्निंग के हवाले से, और इनका टीचर जो है ना वो एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है। और इसमें जो है ना स्टूडेंट से लर्निंग करते हैं थ्रू एक्टिविटीज, डिस्कशन के वगैरह के हिसाब से। अच्छा जी, अप्रोच, स्ट्रेटेजी, मेथड में क्या डिफरेंस है? टेक्निक में अप्रोच और स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा मुझे? क्लास। हेलो। सर अप्रोच जो है वो एक फिलॉसफी है जिसमें ये बताया जाता है कि टीचिंग और लर्निंग में क्या फर्क है, मतलब कैसे की जा सकती है वो। जैसे कि किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो टीचर उसको मतलब उसकी अप्रोच को समझ जाता है, उसकी स्किल्स को समझ जाता है और उसको गाइड करता है कि आप जो है ना इंग्लिश बोलना शुरू करें। और स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान है, मतलब कौन कौन से तरीके हम अपनाएं जिसके जरिए से हम इस अप्रोच तक पहुंच सकते हैं, मतलब हम ग्रामर को लर्न कर सकते हैं। जैसे कि बुक जो है वो अवेलेबिलिटी है, ये हमारा प्लान है कि हम बुक्स यूज करके और अपना अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। और मेथड एंड टेक्निक क्या है? कौन बताएगा? मेथड एंड टेक्निक, एनीवन? जो अभी मदिया, आप बताएं। आपने बात नहीं की। मदिया, मदिया एहतिशाम, आप बात करें। आपने बात नहीं की। मदिया। चले उरूज, आप एक्सप्लेन करें। उरूज, उरूज, उरूज सबा। यस सर। आप ये जी सर। चारों एक्सप्लेन सर करेंगे? पहले ये दोनों करें फिर चारों एक्सप्लेन करें। आप चारों को करें एक्सप्लेन शुरू से लेके। ओके सर। सर अप्रोच जो होती है वो हमारी जो है ना एक फिलोसफी को डिफाइन करती है कि हाउ वी सी लर्निंग एंड टीचिंग। और दूसरा होता है स्ट्रेटेजी, जिसको हम जो है ना एक प्लान्ड एक्शन भी कहते हैं कि हमारे एक्शंस क्या होंगे, किस तरीके से हम जो है ना अपनी फिलोसफी को लेकर चलेंगे। मेथड जो होता है हमारा प्रोसीजर होता है, इन सिंपल वर्ड्स कि हम जो है अपनी टीचिंग को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और किस तरीके से लेकर चलेंगे, जिस तरीके से डिस्कशन मेथड हो गया या फिर प्रोजेक्ट मेथड हो गया। और टेक्निक को अगर हम कहें तो सिंपली हम कह सकते हैं इट इज द टूल। कोई हमारी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती ठीक है, आगे। एक एक एक्टिविटी होती है या फिर कोई हमारा सिंपल टूल होता है, जिस तरीके से थिंक पेयर शेयर हमारी एक टेक्निक है। और जो है एग्जांपल हम अगर दें कि अप्रोच जो है, अगर हम स्टूडेंट सेंटर जो है ना वो उसको लेते हैं स्टूडेंट सेंटर, तो उसमें हमारी स्ट्रेटेजी जो है ना वो हमारी कोऑपरेटिव वाली है या फिर ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। तो उसमें हमारा मेथड जो है हम अगर ले रहे हैं मेथड भी हम जो है ना वो डिस्कशन वाला ही कोई ले रहे हैं तो उसको हम मेथड कहेंगे। और टेक्निक क्लास में हमारी जो है ना वो थिंक पेयर शेयर वाली भी हो सकती है। जी, क्वेश्चनिंग क्या है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग बताएं जल्दी जल्दी में, कल हमने ये डिस्कस किए थे। सर मैं बताऊं? जी जी, आप बताएं।
सर क्वेश्चनिंग जो है इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं कि टू आस्क समथिंग, टू नो समथिंग, कुछ हम्म। किसी चीज के बारे में जानने के लिए हम जो है ना क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, जो है ना वो हमारी चीजों के बुनियाद पे उसके किस्म होते हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव लेवल, कि हमारी कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से इसके वो आंसर्स होंगे, तो उस हिसाब से इसके टाइप्स होते हैं। दूसरा इसका होता है बेस्ड ऑन द आंसर फॉर्मेट, कि किस तरीके से हम आंसर कर रहे हैं ना क्वेश्चन का, जिसमें हमारे मोर जो है ना फर्दर सब टाइप्स आ जाते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। दूसरा हमारा है बेस्ड ऑन थिंकिंग प्रोसेस, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस एंड डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। उसके आगे है प्रोबिंग क्वेश्चंस, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस एंड सोक्रेटिक क्वेश्चंस। इसके अंदर भी जो है ना हमारे सब टाइप्स भी आ जाते हैं इसमें, थिंकिंग वाले में, जिसमें मैंने आपको बताया कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। जी, एनीवन एल्स? जी सैरिश। अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग में जब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन कॉग्निटिव लेवल, तो उसमें हमारे पास दो ऑर्डर्स पे हम काम करते हैं, विच इज लो ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेसिक टाइप को रिफ्लेक्ट करते हैं, और एक होता है हमारे पास हायर ऑर्डर क्वेश्चंस जिसमें हम एनालिसिस, इवैल्यूएशन और सिंथेसिस की तरफ जाते हैं। ये कॉग्निटिव लेवल है। अच्छा, बात ये होती है जो न्यू हमारे कैंडिडेट्स हैं, कॉग्निटिव लेवल क्या होता है? ये वो एक ऐसा लेवल होता है जिसमें हम स्टूडेंट की जो उसकी समझने की कैपेसिटी होती है उसको हम एनालिसिस करते हैं, हम उस लेवल को कहते हैं कॉग्निटिव लेवल एक्चुअली। फिर अगर हम आते हैं बेस्ड ऑन आंसर फॉर्मेट, ये एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, क्लोज एंडेड जो वन वर्ड होते हैं लाइक एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग, चूज द पॉइंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और ओपन एंडेड वो होते हैं जिसमें हमारे पास ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव्स होते हैं, हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम एक से ज्यादा जवाब भी दे सकते हैं। जिसमें हमारे पास आपने एक बताया था, बल्कि इसकी बहुत बड़ी अच्छी एग्जाम्पल CRQs हैं। ठीक है, ये ओपन एंडेड होते हैं, इसमें हम और ERQs है। चलें जी सैरिश, थैंक यू। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी को कौन डिफाइन करेगा? ब्लूम को 2 मिनट में करें, 2 मिनट अभी आपकी, सर आपका टाइम। क्वेश्चन भी था ये, मुझे ना इसमें कंफ्यूजन है कि प्रोबिंग वर्सेस सोक्रेटिक क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कल आपने बताया था कि सोक्रेटिक भी डिग डीपर होते हैं एंड प्रोबिंग भी, तो इसमें हम फर्क कैसे करेंगे इन दो क्वेश्चंस की? मुझे इसमें टाइप दो में चीजें हैं, अगर आपके मेरी पास बात सुने सैरिश, मेरी बात सुने, जी इसमें दो चीजें आप सुने। जब जी सोक्रेटिक क्वेश्चन होता है ना, दैट इज ऑलवेज लॉजिकल, एविडेंस बेस्ड, स्टैटिक बेस्ड। आप उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। यू ऑलवेज गिव ठीक एविडेंस, है फलाने ने बुक में रेफरेंस दे रहे हैं, फलाने बुक में ऐसा क्या आ गया इस टॉपिक के बारे में, फलाने आथर ने ऐसा क्या है, जो बड़ा मुफक्किर है उसने इसके बारे में ऐसा क्या, आप एविडेंस देंगे। एविडेंस देके अपने बात को प्रूव करेंगे। बट उसकी जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है ना, अल्टरनेटिव ऑप्शन पर्सपेक्टिव, वो जी भी आपको आना चाहिए। सिर्फ आपको एक ओके पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। ओके, ये सोक्रेटिक हो गए। एंड प्रोबिंग में हम सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव को एक ही डिटेल में पर्सपेक्टिव डिस्क्राइब को, करते हैं। उसी को ही डिग डीपर करते हैं, आगे आगे पूछते हैं क्वेश्चंस। ओके ओके सर, ओके नाउ जी, आई गॉट। ब्लूम टेक्सोनॉमी कौन बताएगा मुझे? ब्लूम टेक्सोनॉमी, जी फिर आप बताएं ब्लूम टेक्सोनॉमी। सर ब्लूम टेक्सोनोमी जो होती है वो क्लासिफिकेशन होती है जो हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की करते हैं। हम्म। ठीक है, अब इसके जो है ना मतलब 3 डोमेन्स होते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी के। एक होता है कॉग्निटिव डोमेन जिसमें हम मेंटल हेल्थ को या मेंटल लेवल को देखते हैं। दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन जिसमें हम इमोशंस या फीलिंग्स के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन जिसमें हम मोटर स्किल्स को देखते हैं। अब जो फर्स्ट वन है कॉग्निटिव डोमेन, उसमें हमारा काम होता है कि हम कोई भी चीज याद करें, रिमेम्बर रिमेम्बर करें, फिर अंडरस्टैंड करें, फिर उसको अप्लाई करें अपने लाइफ में, फिर एनालाइज करें, मतलब कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, फिर एवेल्युएट करें, और फिर फाइनली जो उसके मेन स्ट्रेटेजीज हैं उनको निकाल के बाहर रखें, जैसे कि क्रिएट करना। दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में जैसे मैंने बात की कि वो फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में होता है। इसकी 5 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है रिसीविंग, जिसमें जो स्टूडेंट होता है वो विलिंग होता है कि मतलब कोई भी नॉलेज गेन करे या सुनना पसंद करे। अच्छा जी, रिस्पॉन्ड, ठीक है, जिसमें थैंक यू। बस स्टूडेंट बस होता है लेवल्स डिफाइन ना करें, बस जर्नल बताएं। आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आप बताएं साइकोमेट्रिक डोमेन में कितने जो है ना लेवल्स हैं, ये बताएं।
7 और 7 ब्लूम और कॉग्निटिव में? कॉग्निटिव में 6 6 और अफेक्टिव में? 5 5 चलें 5 जी, थैंक यू। अब और कोई बताए मुझे सोलो टेक्सोनॉमी के बारे में बताएं। सोलो टेक्सोनॉमी बताएं प्लीज। सोलो टेक्सोनॉमी कोई बताए? एनीवन इन द क्लास? चलिए ये मैं बताता हूँ। देखिए सोलो टेक्सोनॉमी स्ट्रक्चर ऑफ द, ये फुल फॉर्म है सोलो टेक्सोनॉमी का, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। ये 1982 में बिग्स एंड कोलिस ने दी थी। और क्योंकि ये जो है ना, ये आपके इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करती है। वो जो आपका था कॉग्निटिव जो है ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे था ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये आपका है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लर्निंग पे। इसमें आपके जो है ना वो लर्निंग के प्रोसेसेस बताए जाते हैं। बिग्स एंड कोलिस ने दिया ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है ना आपको जा रहा है। और दिस वन वाज क्रिएटेड एज अल्टरनेटिव टू ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अल्टरनेटिव में सोलो टेक्सोनॉमी है, क्योंकि ब्लूम बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके देखें हर एक लेवल है, हर एक लेवल में भी और है। तो इन्होंने कहा कि लर्निंग होती तो ऐसे ही, या तो आपको पता होता है या तो आपको पता नहीं होता। अगर पता होता है तो कितना डीप होता है, सरफेस लेवल पे है या डीप लेवल पे लर्निंग होती है, उसमें इतनी चीजें क्यों हैं। तो इन्होंने ये 5 जो है ना लेवल है सोलो टेक्सोनॉमी में। एक है आपका प्री स्ट्रक्चर लेवल, जिसमें आपको कोई भी चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि भाई आया, उसकी आपके माइंड में जो है ना वो स्ट्रक्चर ही नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, आप किसी को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। फिर यूनी स्ट्रक्चर ले, आप कोई भी टास्क हो, कोई भी काम हो, उसके एक एस्पेक्ट्स का आपको पता हो। फिर मल्टी स्ट्रक्चर ले, उसमें आपको किसी भी बात के 3-4 एस्पेक्ट्स पता हो, बट वो लॉजिकल ना हो, जस्ट आपको पता हो कि भाई ये बात है, बट आप उसको लॉजिकली जो है ना कंबाइन नहीं कर पाए, आप उनको इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट का आपको पता है। फिर रिलेशनल है, यहाँ पे आप लॉजिकली उन जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी चीज उनको मिला के एक रिलेशनशिप बनाते हैं, एक जो है ना उनके बीच में लॉजिक बनाते हैं, वो आपका रिलेशनल। और फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेन लेवल, यहाँ पे आप मास्टरी दिखाते हैं कंटेंट की, और उसको आप डिफरेंट परस्पेक्टिव्स को लॉजिकली भी अरेंज कर सकते हैं, लॉजिकली उनको बना भी सकते हैं। तो ये जो है ना, ये आपके फर्स्ट जो है ये आपके सरफेस लेवल की लर्निंग है, और ये रिलेशनल एंड एब्स्ट्रैक्ट लेवल ये आपकी डीप लर्निंग की लेवल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब लास्ट जो टॉपिक हमारा मेथड ऑफ टीचिंग में वो बचा है, तो आज हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद आपका मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो इंशाल्लाह पूरा का पूरा कोर्स जो है ना आपका वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट वन इज द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेसर फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एनपी एसटीपी इन पाकिस्तान है। ये टोटल आपके हैं 10, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को ये चीजें मैं कल जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये आपसे मैं पूछूंगा। फर्स्ट टॉपिक आपका है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर पाकिस्तान एनपीटी एसटीपी। इसके 10 स्टैंडर्ड है। कितने स्टैंडर्ड है? 10। 10 देयर आर 10 स्टैंडर्ड्स इन एनपीटी एसटीपी। ठीक है जी। कौन कौन से? सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज ऑफ इस्लामिक इथिकल वैल्यूज, सोशल लाइफ स्किल्स, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, assessment, learning environment, effective communication and effective use of ICT, collaboration and partnership, continuous professional development and code of conduct, and teaching English as a second language or foreign language। तो हर एक स्टैंडर्ड के अंदर 3 चीजें होती हैं। हर एक स्टैंडर्ड के अंदर हमेशा आपके नॉलेज को, एटीट्यूड को एंड स्किल को देखा जाता है, 3 चीजों को। ठीक है जी। नॉलेज में आपकी जो आप क्या आपकी थ्योरीज हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर है, इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपके नॉलेज में आ जाती हैं। ठीक है जी। और स्किल्स में आपके प्रोसेसेस, ऑपरेशन, ये कैसे हैं, एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क, प्रोसीजर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, ये सारे आपके स्किल्स आ जाते हैं। एटीट्यूड क्या है? हर एक की जो ना एटीट्यूड डिफरेंट है लर्निंग के वाले, तो ये आपकी डिस्पोजिशन जो है वो है। इसमें सेट ऑफ वैल्यूज हैं, पर्सनल इंटरपर्सनल जो आपके बिहेवियर है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई नहीं पढ़ना चाहता, कोई किस पर्सपेक्टिव में, तो ये आपकी हर एक चीज में है। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एनपीटी एसटीपी 2009 में दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, टू इम्प्रूव टीचर क्वालिटी एंड अलाइन विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक्चुअली ये एक स्टेप प्री स्टेप प्रोजेक्ट था, यूएसएड की ताउन से जो है ना वो स्टार्ट किया गया था, जिसमें जो है ना
ये टीचर जो स्पेशली टीचर एजुकेशन को जो है ना वो रिवाम्प किया गया था, मतलब उसको रिस्ट्रक्चर किया गया था ताकि क्वालिटी ऑफ टीचर्स प्रोड्यूस करें और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहांस करें और उसको इंटरनेशनली जो है ना एक जो है ना प्रैक्टिस जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनके साथ अलाइन किया जाए। और इसमें जो है ना इन्होंने बेंचमार्क फ्रेमवर्क एक दिया था जिसमें टीचर प्रिपरेशन, परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल ग्रोथ पे जो है ना वो काम किया गया था। तो इसमें जो है ना स्टैंडर्ड क्या है, आपके स्टैंडर्ड आर कंपास दैट गाइड टीचर्स टुवर्ड इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो आपकी क्या है, एक स्टैंडर्ड है, इसमें 10 स्टैंडर्ड है। अगर आप इन 10 स्टैंडर्ड्स आपके पास हैं और आप इनमें प्रोफिशिएंट है तो नाउ यू कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल टीचर। और ये लाइसेंस जो आप बना रहे हैं ना, अभी लाइसेंस टीचर बनेंगे, तो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द थिंग कि जो आपको जो है ना इसमें हेल्प करेगी। फिर आती है भाई आपकी स्टैंडर्ड नंबर जो 10 है, हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज क्या है, टीचर शुड हैव मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट दे टीच। अब टीचर के लिए ना जो कंटेंट इज द किंग, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपके पास मास्टरी हो, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरे साइंस के बारे में पता होना चाहिए। जो कौन से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी के बारे में उसके कॉन्सेप्ट सिर्फ पता ना हो बट उनको आप एक्सप्लेन भी करें, पढ़ा भी सकें। ऐसे जो भी साइंस के सब्जेक्ट है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, अगर आप उनके टीचर है तो आपको वो चीजें आनी चाहिए और आप उनमें वेल वर्स्ड हों। ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चों को कौन कौन से एज अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस जो है ना करने चाहिए। प्राइमरी के लिए प्राइमरी लेवल के मेथड यूज करने हैं आपको, सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी लेवल के। उसके बाद है नॉलेज ऑफ इस्लामिक, आपके पास जो है ना एथिक्स, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड इस्लामिक वैल्यूज, जो इस्लामिक वैल्यूज है उनको प्रमोट करना चाहिए। ऑनेस्टी इन एग्जाम, काइंडनेस टुवर्ड्स क्लासमेट्स, ये आपके जो है ना बेसिक नॉलेज है। उसके अलावा आपको कुरान के जो टीचिंग्स हैं, हदीस है, फिक्का है, इसके बारे में भी जो है ना पता होना चाहिए टीचर को। प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज है, आप टीचर हो तो आपको लेसन प्लान बनाना आना चाहिए, आपको इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग आने चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए हो चाहे बड़े बच्चों के लिए। अगर आपको इंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज नहीं आ रहे तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल टीचर। यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग फॉर सोशल स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस। असेसमेंट है, टीचर शुड यूज डिफरेंट असेसमेंट मेथड टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग। असेसमेंट आपको डिफरेंट मेथड्स हो जिसमें आपको जो है ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो, जो हम बच्चों के क्लास स्टार्ट से पहले लेते हैं ताकि उसको जो है ना चेक करें। उसके बाद आपकी जो है ना ये असेसमेंट है, फॉर्मेटिव है, सबमिटिव असेसमेंट है, नॉर्म रेफरेंस्ड है, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है। ठीक है जी, ये इसमें क्विज़, प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप जो यूज करते हैं जो आपके एग्जाम में जो है ना यूज होते हैं। लर्निंग इन्वायरमेंट जो सबसे बड़ा जबरदस्त है कि टीचर उसको अच्छा बनाए, सपोर्टिव, और क्लासरूम को जो है ना आप अच्छे वे से डेकोरेट करें, अट्रैक्टिव बनाएं और सबके लिए इंक्लूसिव हो, ताकि जो है ना वहाँ पे आपको जो है ना बच्चे आने की कोशिश करें तो वहाँ उनको आने में भी मजा आ जाए। टीचर ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट को भी मैनेज कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज ऑफ आईसीटी, टीचर शुड कम्युनिकेट वेल एंड इंटीग्रेट आईसीटी इन टीचिंग। एक तो टीचर की कम्युनिकेशन, क्लियरिटी, फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। दूसरी जो है ना वो अब जो आजकल के मॉडर्न जमाना है तो आपको आईसीटी स्किल्स, कंप्यूटर का आना चाहिए, एमएस वर्ड, ऑफिस है, आपको जो है ना एआई आना चाहिए। अभी मैंने एक टीचर ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दी थी जहाँ पे एआई, इंटीग्रेटिंग एआई इन एजुकेशन, तो एआई के कौन कौन से टूल यूज करें उस पर ट्रेनिंग दी थी। टीचर को एआई आना चाहिए, टीचर को कैनवा आना चाहिए, टीचर को केप कट करना चाहिए, सारी चीजें जो है ना आपको इधर टीचर आने चाहिए। कोलाब्रेशन एंड पार्टनरशिप है, आप कुलीग, पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ कोलाबरेट करें। उसके अलावा जो है ना आप क्या करेंगे, आप पीएलसी, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज बनाएं टीचर्स के साथ और उसमें जो है ना पार्टिसिपेट करें। ठीक है जी। अदर देन दिस एग्जाम है जिसमें पेरेंट टीचर मीटिंग्स को भी आप डिस्कस कर सकते हैं ताकि उनकी प्रोग्रेस को देख सकें। सीपीडीए, टीचर जो है ना खुद को एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग और इमर्सिव प्रोफेशनल जो है ना ग्रोथ में इमर्स करे खुद को, वो अपने लर्निंग को कंटिन्यू करे, रिफ्रेशर कोर्स करे, टीचर ट्रेनिंग कोर्स करे ताकि जो है ना वो हमेशा एक्टिव रहे। वर्कशॉप, सेमिनार, इन सर्विस ट्रेनिंग्स जो है ना अटेंड करे। उसके बाद आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए कि आप इंग्लिश में बच्चों को पढ़ा सकें। नॉट नेसेसरी यू शुड यूज अ हाई लेवल ऑफ फ्लावरी लैंग्वेज और डिफिकल्ट वर्ड्स। यू
आप एज ए टीचर जो है ना आपको सिंपल इंग्लिश आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट करें। टीचर के लिए सिंपल आनी चाहिए। आप बिलीव करें, मैंने इंटरनेशनल जो है ना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, आप मेरे पेपर देखेंगे ना, बिल्कुल सिंपल प्लेन इंग्लिश एकेडमिक इंग्लिश है। कोई डिफिकल्ट वर्ड्स चीजें वहां पे नहीं होती हैं। आपको साइंटिफिकली सिंपल इंग्लिश आनी चाहिए। आप इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना यूज कर सकते हैं। तो जी अब आप मुझे बताएं, मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हमने अभी फर्स्ट कोर्स जो किया है कंप्लीट, तो मेथड ऑफ टीचिंग का कोई भी टॉपिक मैंने जो है ना वो ये वैसे 3 जो है ना उनका था, अगर मैं बिल्कुल शॉर्टली जाता तो, बट मैंने इनको आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है। अराउंड जो है ना ये भी 12-13 के करीब जो है ना आपकी सिर्फ इसी के ही लेक्चर हो गए हैं, 8 या 9 हो गए हैं। तो आप लोगों के ओवरऑल मैंने मेथड्स ऑफ टीचिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। अब मुझे बताएं इसमें अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उसको और भी कवर करवा लें। हालांकि सोलो टेक्सोनॉमी मेंशन नहीं था आपके सिलेबस में, बट स्टिल मैंने वो भी पढ़ा दिया आपको, और ये भी आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दिया। कोई क्वेश्चन है मेथड ऑफ टीचिंग का, ये जो कोई कमेंट इस पे आप करना चाहें इस पूरे चैप्टर पे जो हमने कवर किया है? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछें। सर जैसे आपने सीआरक्यू जैसे आपने ये सारे समझाए, पेपर में जैसे आपको आता है ये सवाल, तो हम आंसर कितने यानी इसकी लिमिट कितनी होती है? क्या सारा पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ राबिया कितने राबिया मैं लिखते आपको एक वीडियो भेजता हूँ डे 1 पे, ठीक है? जी जी डे 1 की वीडियो है, वहां पे लिखा है स्कोरिंग रूब्रिक। तो उसके अंदर मैंने CRQ ERQ पूरे के पूरे डिफाइन किए हुए हैं। मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भी सेंड कर रहा हूँ, आप वो भी देख लें, वहां से भी आपको जो है ना आसानी होगी। ठीक है? थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन किसी को है तो, नहीं तो क्लास हम एंड करते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। कल इंशाल्लाह हम जो है ना फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का जो है ना वो पढ़ेंगे कोर्स।